की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की वजह से पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह के कोरोना के आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर पंजाब में भी आज से 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। यानी कि केवल जो आवश्यक, महत्वपूर्ण या बेहद जरूरी कोई चीज है उसके लिए आप बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा और ये 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। ये नियम, ये कानून। आपको बता दें, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद वहां भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, और दिल्ली में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, जबकि दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। और ऐसे में लोगों को जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक वो घर से बाहर ना निकले। एक बार फिर से हिदायत दी गई है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन, खास करके पंजाब की बात करें तो विदेशों से बहुत ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं। नए स्ट्रेन की बात हो रही है, यूके स्ट्रेन है, ये नया कौन सा स्ट्रेन है, इसके बारे में भी कई तरह की जानकारी अभी दी जा रही है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सतेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, जो नई गाइडलाइन सब आई है, ये जो खबर है कर्फ्यू को लेकर, इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज से 7 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया था कि 7 तारीख को कोरोना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग होगी हाई लेवल की, और इस मीटिंग में कई कड़े यानी कि सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार जिस तरीके से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि पंजाब के 10 से ज्यादा जिलों में पहले भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इस कर्फ्यू को पूरे पंजाब में लागू करने का फैसला पंजाब सरकार ले रही है। यानी कि रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कोई वाहन नहीं चलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, और इसके अलावा मार्केट्स को लेकर, शादी विवाह और जो फ्यूनरल है उनको लेकर भी तमाम नई गाइडलाइंस पंजाब सरकार ने बना दी है। कुल मिलाकर अगर पिछले महीने की ही बात करें तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई भी दिन पंजाब में ऐसा नहीं गया जिस दिन 2500 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आए हों, और प्रतिदिन 60 से लेकर 50 के बीच में मृत्यु दर है, जो कि देश में सबसे हाई हो गई है मृत्यु दर। और इसके अलावा दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का जो मुहिम पंजाब सरकार ने चलाई थी शुरुआती दौर में, उसको भी बड़ा झटका लगा था, और उसके बाद कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ऐलान किया था कि 8 तारीख से लोगों या तो मान जाएं, 7 दिन का समय दिया था, नहीं तो फिर नई सख्ती और नई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार रहे। लिहाजा पहला ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल, और उसी के तहत ये कर्फ्यू लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, महाराष्ट्र में टीके की किल्लत हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से फौरन वैक्सीन की सप्लाई करने को कहा है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बात कही गई है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन खत्म हो चुका है। राजेश टोपे ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का स्टॉक महाराष्ट्र में खत्म हो गया है, महाराष्ट्र में टीके की किल्लत हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से फौरन वैक्सीन की सप्लाई करने को कहा है। सप्लाय आम्हाला लवकर इच्छा देतो, त्यांचं आरोग्य अतिशय चांगलं राहावं, म्हणजे ते निरोगी राहावेत अशा पद्धतीच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो, आणि आपण लवकर कोरोना मुक्त व्हावं अशा सुद्धा मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो। काल सायंकाळी साधारणपणे 6 वाजता देशाचे म्हणजे भारत सरकारचे स्वास्थ्य मंत्री, आरोग्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांच्याबरोबर देशाच्या 9 राज्यांच्या हेल्थ मिनिस्टरची व्हीसी झाली। ती व्हीसी साधारण 2 तास चालली। त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या वतीनं मी जे सांगितलं ते महत्त्वाचे मुद्दे असे की सगळ्यात पहिलं महाराष्ट्र सरकार हे असं आहे आघाडी सरकार की जे केंद्र सरकारच्या जेवढ्या म्हणून आतापर्यंत टीम झाल्या
मार्गदर्शन करण्यासाठी ICMR ची गाईडलाईन या सगळ्या। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोग बिना टीके के, बिना वैक्सीन के वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कितना स्टॉक है, कितना नहीं है, इसका रिव्यू तो पहले कर लिया जाता है, उसके बाद इस तरह की स्थिति कैसे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है श्वेता। राज्य को स्टॉक केंद्र की तरफ से दिया जाता है और लिमिटेड तरीके से स्टॉक दिया जाता है, एक साथ ही स्टॉक नहीं दिया जाता। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें श्वेता, तो सबसे ज्यादा टीकाकरण महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 4 लाख का टीकाकरण रोज हो रहा है और इसी स्पीड से अगर पकड़ा जाए, महाराष्ट्र के पास 14 लाख टीकों का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने आज खत लिखकर केंद्र को बताया है कि ये 14 लाख का स्टॉक अगर हम देखें कि 4-4.5 लाख का टीकाकरण रोज हो तो अगले 3 दिनों तक ही ये स्टॉक चलेगा, उसके बाद में टीकाकरण शायद रुक जाएगा। अगर केंद्र, उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि केंद्र को वो दोष नहीं देना चाहते, कोई आरोप नहीं करना चाहते, लेकिन केंद्र से जो सप्लाई हो रही है काफी स्लो हो रही है और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो इसमें अगले टीकाकरण कार्यक्रम में दिक्कत आ सकती है। तो ये काफी अहम है महाराष्ट्र के लिए और सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश ने भी इसी प्रकार से खत लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। और कल एक बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्री के साथ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की, उसमें भी ये मांग उठाई गई थी कि जल्द से जल्द अगर टीके का सप्लाई बढ़ा दिया जाए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र ने यह भी मांग की है कि जो आयु दी गई है 18 से ऊपर के सभी लोगों को टीका दिया जाए। ऐसी अलग अलग मांगे, लेकिन फिलहाल की जो मांग रहेगी वो है कि महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है। केंद्र की तरफ से अगर जल्द ज्यादा स्टॉक नहीं भेजा गया तो महाराष्ट्र में टीकाकरण कार्यक्रम में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, और इस वक्त अगर देखा जाए कमलेश तो सबसे ज्यादा केसेस जो है महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द केंद्र को कि वो टीका भेजे, क्योंकि वहां पर समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। आपको बता दें ताजा आंकड़ों में देश भर में 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन भेजे, ये तो राजेश टोपे ने कहा था केंद्र सरकार से, लेकिन आपको बता दें कि किसी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। ये केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही है। देखिए, विरोधाभास दोनों ही बातों में। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री। और ताजा आंकड़ों में देश भर में आपको बता दें 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की संख्या 1,15,000 को पार कर गई है। देश में 24 घंटे में मौत का डराने वाला आंकड़ा 630 तक पहुंच गया है। मुंबई में नए केस 10,000 से ज्यादा और दिल्ली में 5,000 तक जा चुके हैं। दोनों शहरों में मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर राज्यों ने फिर से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 1,15,000 देश की अगर हम बात करें तो एक्टिव केस सामने आए हैं दिल्ली में। आप साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इसी के मद्देनजर आज हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि दिल्ली में आप कार में अकेले हों और बिना मास्क के हों तो जुर्माना आपको लगेगा, मास्क नहीं पहनने पर चालान आपका कटेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना का नियम जारी रहेगा और इस बारे में दाखिल एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसमें कहा गया था कि अगर आप अकेले हैं तो क्या मास्क पहनना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कार को एक पब्लिक प्लेस ही माना गया है और कहा गया है कि अगर कार में आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको मास्क पहनना होगा और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको 2,000 का जुर्माना लगेगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। इसका मतलब है अगर आप असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली सरकार का इस समय मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि चेन को तोड़ा जाए। जिस तरीके से एक जन से दूसरे जन कोविड पहुंच रहा है, उसको इस समय रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,100 नए केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अब काफी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये देख रही है कि क्राउडेड जगहों पे कोविड का मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हर किसी को कहा है कि मास्क लगाइए और अब तो दिल्ली में नया रूल ये भी आ गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अकेले हैं तब भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो 2,000 रुपए का चालान अब आपको देना पड़ेगा। ऐश्वर्या पालीवाल, नई दिल्ली से, कैमरा पर्सन संजय खान के साथ।
और पंजाब और दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार दूसरे राज्यों में भी तेजी से बढ़ी हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही है, सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन लापरवाही की भी गंभीर तस्वीरें सामने आ रही है। पटना में तो लोग जुर्माना दे रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। रोका जा रहा है। और फिर बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी स्टेशन परिसर में जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पटना रेलवे स्टेशन पर कि जो लोग मास्क पहन के नहीं आए हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है और फिर उनसे जो है ये आप देख सकते हैं जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये व्यक्ति जो है आप देखिए स्टेशन पे पहुंचे हैं और ये बिना मास्क के थे, तो इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं जुर्माना यहाँ काटा गया है। ये आप लोग ये क्या मुहिम क्या चलाया हुआ आप लोगों ने? ये मास्क का है, जैसे कि कोरोना का मतलब विदाउट मास्क है तो फाइन भरना होगा। 50 जुर्माना आप लोग ले रहे हैं? 50 रुपये का फाइन है। 50 रुपये का फाइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं 50 रुपये का फाइन है और यहाँ पर इस व्यक्ति का जो है यहाँ एक तरीके से जुर्माना यहाँ भरा जा रहा है। और स्टेशन परिसर में भी लगातार जो लोग हैं, कई लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे जो मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है आरपीएफ के लोग जो है वो चिन्हित कर रहे हैं। और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वहाँ भी आप लापरवाही देखिए। टिकट काउंटर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ी हुई है और लोग जो है 2 गज की दूरी का भी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इस तरीके की लापरवाही बरतने से जो है कोरोना का खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ देखिए आप कैमरे को देखकर अब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए पुलिस के लोग पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर लोगों की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग लापरवाही ना करें और इस बीमारी को लेकर गंभीरता दिखाएं। इसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से जो है विशेष अभियान भी पटना रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो ये आपने पटना की तस्वीरें देखी, लेकिन आपको बता दें कि देश के दूसरे राज्यों में भी कमोवेश यही हाल है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात की भी, और वहां पर भी देखिए किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी अमूमन वही हाल है। पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो गुजरात में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो गुजरात में करीब 3200 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित है उसकी तादाद सामने आई है। वैसे में गुजरात सरकार के जरिए जो 20 अलग अलग शहर है, 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ उनमें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते 3 से 4 दिन का जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, वो लगना चाहिए। वैसे में लोग भी जो है वो अब खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कालूपुर का बड़ा सब्जी मार्केट है और यहाँ पे जो लोग हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही है। लगातार जो जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद आ रही है उसके सामने जो लोग हैं, लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाह होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो जरूरतें हैं, जरूरतों के हिसाब से लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं एक पैनिक भी है लोगों में कि अगर लॉकडाउन होगा तो क्या होगा, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पॉसिबल है तो वीकेंड लॉकडाउन रखा जाए या 3 से 4 दिन का एक लॉकडाउन रखा जाए। और आपको बता दें कि अमित शाह ने आज तक संवाददाता पॉल शाह से खास बातचीत की और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। हम इस वक्त शिंगूर में हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो पर हैं। अमित जी, आप नंदीग्राम के बाद सीधे शिंगूर पहुंचे हैं, क्या आप ममता बनर्जी को उनकी कर्म भूमि से चुनौती दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है, चाहे सिंगूर हो, उत्तर बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो। पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। अमित जी, आपने दोनों फेजेस के बाद में एक दावा किया था, अब 3 फेज हो गए हैं, अभी आपके आकलन क्या बताते हैं? हम 65 से 68 के बीच में सीट जीतेंगे। 65 से 68 जी सर, नंदीग्राम के बाद शिंगूर का जो
यहाँ का लैंड एजिटेशन था। यहाँ पर अगर आप लोगों से बात करें तो वो अभी जॉब्स और इंडस्ट्री की मांग करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने पूरा रोजगारी के लिए एक डिजाइन रखा है। यहाँ पर सालों तक संघर्ष के रास्ते पर जनता को ले जाया गया। हम संवाद, सहकार और विकास के रास्ते पर जनता को ले जाएंगे। सर, यहाँ पर आपने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को लड़वा रहे हैं। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी को आपके खिलाफ खड़े थे, इतने सालों तक भाजपा के खिलाफ खड़े थे, तो आपको लगता है कि इसमें काडर में थोड़ा असंतुलन होगा? आप देख नहीं रहे कितना कैडर छूट गया है। रविंद्रनाथ जी बंगाल के स्वच्छ प्रतिभावान एक सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार कर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की है। मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता जो मोदी जी को बंगाल का परिवर्तन का काम देना चाहती है, वो जरूर रविंद्रनाथ जी को जीता। ममता बनर्जी जब पीएम की बात करते हैं तो वो कहती है कि पीएम पर्सनल हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, आप 10 साल से शासन में हो और यहाँ पर जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिटोरिएशन है, घुसपैठ है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराए, तो इसमें पर्सनल क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।